गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है जलधाराएं। जलधाराओं का सेशन चल रहा है, आज हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे। आज हम बात करेंगे इंडियन ओशियन की जलधाराएं जिसमें हम दोनों ही तरीके की जलधाराएं देखेंगे, ठंडी जलधाराएं भी और गर्म जलधाराएं भी। आप देखिए हिंद महासागर की जलधाराओं की आज हम बात करने वाले हैं। ये जो हिंद महासागर है विश्व का तीसरा बड़ा महासागर है और ये महासागर अगर हम उत्तरी गोलार्ध में देखें तो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। एशिया महाद्वीप की उपस्थिति की वजह से उत्तरी हिंद महासागर जो है वो थोड़े से क्षेत्र में है, इसलिए जलधाराओं का चक्र यहाँ कंप्लीट नहीं हो पाता। हाँ, लेकिन जो दक्षिण हिंद महासागर है यहाँ पर जलधाराओं का एक चक्र पूरा कंप्लीट होता है। जैसा मैंने आपको बोला कि एशिया महाद्वीप की हिंद महासागर के उत्तर में स्थिति, जिसकी वजह से यहाँ पर एक विशिष्ट क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है जिसको हम मानसूनी जलवायु कहते हैं। मानसूनी जलवायु की विशेषता होती है कि मानसूनी जलवायु में ठीक 6 महीने पौने एक दिशा में और ठीक 6 महीने बाद पौने उसके विपरीत दिशा में, उसके अपोजिट साइड में चलती हैं। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि जब सूर्य का उत्तरायण होता है, मतलब जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है, तो ऐसी स्थिति में मतलब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और ग्रीष्म ऋतु के समय हमारे यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो भारत में जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा अप्रैल मई जून के महीने में, तो हमारे यहाँ तापमान ज़्यादा होने की वजह से लो प्रेशर बनेगा, जबकि हिंद महासागर में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी, जिसकी वजह से हिंद महासागर में हाई प्रेशर बेल्ट का निर्माण होगा। और मैंने आपको बताया था कि हमेशा पौने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, मतलब पौने कहाँ से कहाँ चलेंगी, हिंद महासागर से भारत की ओर चलेंगी। लेकिन ठीक 6 महीने बाद, अच्छा इन पौनों को हम क्या कहेंगे जो हिंद महासागर से भारत की ओर चलेंगी, इनको दक्षिण पश्चिम मानसूनी पौने कहते हैं। ठीक 6 महीने बाद जब सूर्य का दक्षिणायन होगा, मतलब जब सूर्य मकर रेखा के सामने होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के सामने होगा, तो उस समय भारत में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी, जिसकी वजह से भारत में सूर्य तप कम मिलेगा, इंसोलेशन कम मिलेगा, भारत का तापमान कम होगा। और जब भारत में तापमान कम होगा या उत्तरी गोलार्ध में तापमान कम होगा तो हमारे यहाँ हाई प्रेशर बनेगा। क्या बनेगा? हाई प्रेशर, उच्च दाब क्षेत्र का निर्माण होगा। जबकि हिंद महासागर में सूर्य की किरणें सीधी पड़ने की वजह से यहाँ पर तापमान अधिक होगा, जिससे यहाँ पर लो प्रेशर का निर्माण होगा। तो भारत में क्या बना? हाई प्रेशर, हिंद महासागर में लो प्रेशर। तो भारत से हिंद महासागर की ओर पौने चलेंगी और जो पौने चलेंगी उनकी दिशा ये होगी, इसलिए इन पौनों को हम क्या कहेंगे? उत्तर पूर्वी मानसूनी पौने कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तर पूर्वी मानसूनी पौने। तो हिंद महासागर का अपना एक विशिष्ट आकार है और हिंद महासागर के एक विशिष्ट आकार होने की वजह से, मतलब हिंद महासागर विषुवत रेखा के उत्तर में कंप्लीट नहीं है, क्योंकि एशिया महाद्वीप आ जाता है। एशिया महाद्वीप की स्थिति की वजह से आधा ही हमें हिंद महासागर मिलता है। तो यहाँ पर कुछ जलधाराएं चलती हैं और ये एशिया की उपस्थिति होने की वजह से यहाँ पर ठीक 6 महीने पौने एक दिशा में और ठीक 6 महीने पौने उसके अपोजिट साइड में चलती हैं, जिसको हम मानसूनी पौने कहते हैं। तो मानसूनी पौनों की वजह से दो विशिष्ट जलधाराओं की उत्पत्ति होती है। ये हिंद महासागर की विशेषता है और वो दो विशिष्ट जो जलधाराएं हैं, एक को हम बोलेंगे दक्षिण पश्चिम मानसूनी जलधारा और एक को हम बोलेंगे उत्तर पूर्वी मानसूनी जलधारा। दक्षिण पश्चिम मानसूनी जलधारा ग्रीष्म ऋतु में चलेगी, इसलिए वो होगी गर्म जलधारा। और जो उत्तर पूर्वी मानसूनी जलधारा है, ये मानसूनी पौने कब चलती हैं? ठंड में चलती हैं, इसलिए वो कैसी जलधारा होगी? तो उत्तर पूर्वी मानसूनी जलधारा जो होगी वो ठंडी जलधारा होगी। तो बस ये दो चीज़ आप यहाँ पर याद रखें, बाकी की जलधाराओं पर हम अब चर्चा कर लेते हैं। क्लियर? चलिए, तो देखें जैसा मैंने आपको बताया था, जो विषुवतीय क्षेत्र होगा, फिर हम विषुवतीय क्षेत्र से जलधाराओं को देखेंगे। तो विषुवतीय क्षेत्र ये देखें, ये है हिंद महासागर। हिंद महासागर ये यहाँ से होकर के जा रही है, ये रेड इंक से मैंने दिखाया हुआ है विषुवतीय क्षेत्र को। ये विषुवतीय क्षेत्र है। तो विषुवतीय क्षेत्र जो होता है
विषुवतीय क्षेत्र में 20 डिग्री अक्षांश के बीच अत्यंत मंद गति से एक पवन चलती है जिसको हम बोलते हैं प्रति विषुवतीय पवन। कौन सी पवन कहते हैं? प्रति विषुवतीय पवन। तो प्रति विषुवतीय पवन की जो दिशा होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। तो ये जो पवन होगी पश्चिम से पूर्व की ओर आगे बढ़ेगी। पवनें अपने साथ समुद्री जलराशि को लेकर के भी आगे चलती हैं। तो ये जो पवन है जलराशि को लेकर के भी आगे बढ़ती है। तो हिंद महासागर में चलने वाली विषुवतीय क्षेत्र में ये पवन, प्रति विषुवतीय पवन, अपने साथ जलराशि को लेकर के आगे बढ़ती है। इस जलराशि को ही प्रति विषुवतीय धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रति विषुवतीय धारा। ये प्रति विषुवतीय धारा प्रति विषुवतीय पवन के समानांतर आगे बढ़ी और आगे बढ़कर के इंडोनेशिया का एक बहुत बड़ा द्वीप है, इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है जिसका नाम है सुमात्रा। बिल्कुल इक्वेटर पर है, बीच से इक्वेटर होकर के जाती है। तो प्रति विषुवतीय धारा इस सुमात्रा द्वीप से टकराती है और सुमात्रा द्वीप से टकराने के बाद इसका जो जल है वो 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। इसका जल 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। एक शाखा उत्तर की ओर चले जाती है और एक शाखा दक्षिण की ओर आ जाती है। एक शाखा कहाँ चले गई? उत्तर की ओर, और एक शाखा दक्षिण की ओर आ जाती है। लेकिन उत्तर की ओर जो शाखा जाती है, चूंकि विषुवत रेखा के उत्तर में हिंद महासागर का विस्तार नहीं है, केवल बंगाल की खाड़ी का थोड़ा सा हिस्सा मिलता है, इस वजह से यहाँ वो चक्र कंप्लीट नहीं हो पाता है। अब हम आ जाते हैं विषुवत रेखा के दक्षिण में जो शाखा आई उसकी, प्रति विषुवतीय धारा की, वो शाखा कहाँ तक पहुँच गई? 10 डिग्री अक्षांश तक। जैसे ही 10 डिग्री अक्षांश तक आती है, तो मैंने आपको बताया था 10 डिग्री अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री अक्षांश के बीच में दोनों ही गोलार्ध में पूर्व से पश्चिम की ओर साल भर एक पवन चलती है जिसका नाम है व्यापारिक पवन, या जिसको हम कमर्शियल विंड कहते हैं। तो जो व्यापारिक पवन है ये पूर्व से चलती हैं, इसलिए इनको पूर्वी पवनें भी कहते हैं। तो जैसे ही ये पवन क्षेत्र में ये जलधारा, ये जल आता है, ये जल राशि आती है, वैसे ही ये किस दिशा में मुड़ जाएगी? तो ये पश्चिम की ओर इस तरीके से मुड़ जाती है। तो व्यापारिक पवनें पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। तो सुमात्रा के तट से टकराने के बाद प्रति विषुवतीय जल का कुछ हिस्सा ऊपर गया और कुछ हिस्सा नीचे आया। जो हिस्सा नीचे आया 10 डिग्री अक्षांश में, तो वो किस क्षेत्र में आ गया? व्यापारिक पवन बेल्ट में आ गया, व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में आ गया। और व्यापारिक पवनों की दिशा कैसी होती है? पूर्व से पश्चिम। तो व्यापारिक पवनों ने उस जल को क्या किया? पूर्व से पश्चिम की ओर ढकेल दिया। तो जिस जल को सुमात्रा द्वीप से मेडागास्कर तक पश्चिम की ओर ढकेला गया, इसको हम एक जलधारा का नाम देते हैं और इसे हम कहते हैं कौन सी जलधारा? दक्षिण विषुवतीय जलधारा। क्या बोल दिया इसको? दक्षिण विषुवतीय जलधारा। क्योंकि इसको बोर्ड में मैंने 1 नंबर दिया है तो मैंने वहां पर लिख दिया, 1 नंबर दे दिया उसे मैंने, दक्षिण विषुवतीय जलधारा। क्लियर हुई ये चीज आपको? चलिए, तो कैसे उत्पत्ति हुई समझ में आया आपको दक्षिण विषुवतीय जलधारा की? मैं फिर से बता देता हूं। विषुवतीय क्षेत्र में प्रति विषुवतीय पवन चलती है। प्रति पवनें जो होती हैं जल राशि को लेकर के आगे बढ़ती हैं। तो विषुवतीय क्षेत्र को के जल को लेकर के आगे बढ़ी। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से टकराया जल 2 शाखाओं में बटा, कुछ जल ऊपर गया और कुछ जल दक्षिण में आया। दक्षिण में 10 डिग्री अक्षांश तक आया, इसलिए पूर्वी व्यापारिक पवनों के प्रभाव से वो पूर्व से पश्चिम की ओर व्यापारिक पवनों ने उस जल को ढकेल दिया और ये जो जल राशि है कहाँ तक पहुँच गई? मेडागास्कर द्वीप तक आ गई। तो मेडागास्कर द्वीप तक हिंद महासागर में विषुवत रेखा के दक्षिण में चलने वाली इस जलधारा को हमने क्या नाम दे दिया? दक्षिण विषुवतीय जलधारा। अब देखें, जैसे ही दक्षिण विषुवतीय जलधारा मेडागास्कर द्वीप से टकराती है, मेडागास्कर द्वीप से टकराने के बाद ये जलधारा 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। मेडागास्कर द्वीप से टकराने के बाद ये जलधारा 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। इसकी पहली शाखा मेडागास्कर और मोजाम्बिक, अफ्रीका का पूर्वी तट आपको दिख रहा होगा, मोजाम्बिक और ये मेडागास्कर, इन दोनों के बीच में एक जल मार्ग है जिसको मोजाम्बिक चैनल भी कहते हैं या मोजाम्बिक जलमार्ग कहते हैं। तो उससे होकर के आगे बढ़ती है, इसलिए इसको नाम दे दिया जाता है कौन सी जलधारा? मोजाम्बिक जलधारा। तो याद रहेगा। तो मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच से होकर के जो जलराशि मोजाम्बिक जलमार्ग से आगे बढ़ी उसको हमने नाम दे दिया मोजाम्बिक जलधारा। और उसकी एक शाखा दक्षिण विषुवतीय जलधारा की
जो मेडागास्कर के पूर्वी तट से होते हुए आगे बढ़ती है, मेडागास्कर के पूर्वी तट से होते हुए आगे बढ़ती है, इस मेडागास्कर के पूर्वी तट वाली शाखा को हम नाम दे देते हैं मालागासी जलधारा। तो बोर्ड में मैंने इसको 3 नंबर दिया है, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया 3। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। दक्षिण विश्वती जलधारा व्यापारिक पवनों के प्रभाव से आगे बढ़ी, पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं व्यापारिक पवनें, तो ये भी पूर्व से पश्चिम की ओर आगे बढ़ी। दक्षिण विश्वती जलधारा मेडागास्कर से टकराई, मेडागास्कर से टकराने के बाद 2 शाखाओं में बटी। एक शाखा मोजाम्बिक जलमार्ग से होकर के आगे बढ़ी, मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में है मोजाम्बिक जलमार्ग, इसलिए उसका नाम पड़ गया मोजाम्बिक जलधारा। और उसकी एक शाखा मेडागास्कर के पूर्व से होकर के आगे बढ़ी, जिसको हमने नाम दे दिया मालागासी जलधारा। आपको एक बात बता दूं, मेडागास्कर का प्राचीन नाम मालागासी है। मेडागास्कर का प्राचीन नाम क्या है? मालागासी। कई बार एग्जाम में विभिन्न देशों के जो प्राचीन नाम हैं वो आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखें। तो ये हो गया दक्षिण विश्वती जलधारा 2 भागों में बढ़ गई, मोजाम्बिक और मालागासी। जब ये मोजाम्बिक और मालागासी जलधाराएं आगे बढ़ती हैं और आगे बढ़ने के बाद ये दोनों ही जलधाराओं का आपस में मिलन हो जाता है, मोजाम्बिक और मालागासी जलधाराओं का आपस में जब मिलन हो जाता है तो इसी को हम नाम दे देते हैं अगुलहाज जलधारा। क्या हो जाती है ये? अगुलहाज जलधारा। वैसे ही जैसे अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां जब देवप्रयाग में मिलती हैं तो उसको हम गंगा कहते हैं। क्लियर? तो वो नदियां हैं, ये क्या हैं? जलधाराएं। नदियां और जलधाराएं दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। क्लियर हुआ ये चीज आपको? चलिए, तो मेडागास्कर से टकराने के बाद जब ये 2 शाखाएं आगे बढ़ती हैं, मोजाम्बिक और मालागासी जलधारा, दोनों जब आपस में मिल जाती हैं तो इनका नाम हो जाता है अगुलहाज जलधारा। तो बोर्ड में मैंने 4 नंबर दिया था, तो ये लिख दिया यहाँ पर 4। क्लियर है ये चीज आपको? जब यही अगुलहाज जलधारा मोजाम्बिक से आगे बढ़कर दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट से होते हुए आगे बढ़ती है, मोजाम्बिक के आगे दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट से होकर आगे बढ़ती है, तो यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका का एक प्रांत है जिसका नाम है नेटाल। क्या नाम है? तो नेटाल प्रांत के नाम पर इस जलधारा का नाम हो जाता है नेटाल जलधारा। तो जो नेटाल जलधारा होगी वो कैसी जलधारा होगी? गर्म जलधारा होगी, क्योंकि दक्षिण विश्वती जलधारा कैसी थी? गर्म थी। तो गर्म थी तो मोजाम्बिक और मालागासी भी गर्म होगी, दोनों के मिलने से जो जलधारा बनेगी अगुलहाज वो भी गर्म होगी। और जब अगुलहाज गर्म है तो वही धारा जब आगे बढ़ी दक्षिण अफ्रीका के नेटाल प्रांत तक आई, तो जो नेटाल जलधारा बनी वो जलधारा भी कैसी होगी? गर्म होगी। क्लियर हुआ? तो हिंद महासागर की ये हमने जलधाराएं देख ली, तो ये थी नेटाल जलधारा। तो याद रहेगा दक्षिण अफ्रीका के नेटाल प्रांत के नाम पर इसको नाम दे दिया नेटाल जलधारा। उसके बाद देखें, एक लास्ट जो जलधारा बची है, लास्ट है लेकिन खास है। और खास क्यों है? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा की, वो ये कि हिंद महासागर के उत्तर में एक महाद्वीप है जिसका नाम है एशिया। तो एशिया महाद्वीप की स्थिति की वजह से ये जो जलधारा है वो खास हो जाती है, क्योंकि उसकी वजह से मानसूनी जलवायु इस क्षेत्र में पाई जाती है। और मानसूनी जलवायु की विशेषता है कि मानसूनी पवनें 6 माह एक दिशा में और ठीक 6 माह उसके विपरीत दिशा में चलती हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या होता है, जब हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है, इंडिया में ग्रीष्म ऋतु होती है, तो हमारे यहाँ तापमान ज़्यादा होता है, और तापमान ज़्यादा होता है तो हमारे यहाँ क्या बनता है? लो प्रेशर। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से भारत में क्या बना? लो प्रेशर। मतलब सूर्य की किरणें भारत में सीधी पड़ रही हैं, इसलिए लो प्रेशर। सूर्य की किरणें हिंद महासागर में तिरछी पड़ती हैं, इसलिए हिंद महासागर में क्या बनता है भाई? हाई प्रेशर। तो हमेशा पवनें कहाँ से कहाँ चलती हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, मतलब हिंद महासागर से भारत की ओर चलेंगी। तो इनकी जो दिशा होती है वो दक्षिण पश्चिम होती है। क्या होती है? दक्षिण पश्चिम। इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन कहते हैं। तो ये जो पवनें हैं, पवनें ही महासागरीय जल को लेकर के आगे बढ़ती हैं। क्लियर? तो ये जो जल धारा होगी ये क्या कहलाएगी? दक्षिण पश्चिम मानसूनी जलधारा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? दक्षिण पश्चिम मानसूनी जलधारा।
क्या ये बात समझ में आई आपको? तो दक्षिण पश्चिम मानसूनी जलधारा की उत्पत्ति कैसे हुई? दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों की वजह से हुई। क्लियर? तो ये जलधारा केवल साल भर नहीं चलेगी, तो ये जो ग्रीष्मकालीन मानसूनी जलधारा लिखा हूं, मतलब इसका दूसरा नाम क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसूनी जलधारा। कैसी जलधारा होगी? गर्म जलधारा होगी। कितने माह चलेगी? 6 माह चलेगी। क्लियर है? चलिए, तो ये हिंद महासागर की सारी गर्म जलधाराएं थी। तो मुझे लगता है ये गर्म जलधाराएं आपको क्लियर हुई। अब हम देख लेते हैं हिंद महासागर में चलने वाली ठंडी जलधाराएं। तो ठंडी जलधाराओं में सबसे पहली एक जलधारा है जिसका नाम है सोमाली जलधारा, या इसको सोमालिया की ठंडी जलधारा भी कहते हैं। कहाँ है भाई सोमालिया? तो सबसे पहले हम पहुंच जाते हैं सोमालिया में। आ गए हम सोमालिया में, तो ये देखिए सोमालिया अफ्रीका का जो पूर्वी तट है, ये जो सिंह के जैसी निकली हुई आकृति आपको दिख रही है, इथोपिया, केनिया, सोमालिया, इसको केप ऑफ हॉर्न भी कहा जाता है। तो देखिए सबसे पूर्वी तट पर यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है सोमालिया। मिला आपको सोमालिया? तो ये आकृति दिख रही है सोमालिया। यहीं पर एक जलधारा चलती है जिसको हम बोलते हैं सोमालिया की ठंडी जलधारा। कौन सी जलधारा? सोमालिया की ठंडी जलधारा। और ये जो सोमालिया की ठंडी जलधारा है, ये जो जलधारा होती है ये किस तरीके से चलती है देख लीजिए। ये जो इसका निर्माण होता है सोमालिया की ठंडी जलधारा का, इसे भी कहा, ये जो क्रिया है यहाँ पर इस तरीके से सोमालिया की ठंडी जलधारा चलती है। और ये जो सोमालिया की ठंडी जलधारा होगी, इसका निर्माण भी उसी क्रिया से होता है जिस क्रिया से कैनारी की ठंडी जलधारा का निर्माण होता है, जिस क्रिया से यहाँ पर हमने देखा था अमेरिका में कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा का निर्माण होता है। मतलब अपवेलिन की क्रिया के कारण, किसके कारण? अपवेलिन की क्रिया के कारण, अपवेलिन की क्रिया के कारण महासागरीय सतह का जो गर्म जल है वो व्यापारिक पवनें हटा देती हैं, जिससे नीचे का ठंडा जल ऊपर आ जाता है, और ऊपर ठंडा जल आने की वजह से एक ठंडी जलधारा की उत्पत्ति होती है जिसको हम सोमालिया की ठंडी जलधारा कहते हैं। क्लियर हुई ये बात आपको? तो अपवेलिंग की क्रिया की वजह से ही इस जलधारा की उत्पत्ति होती है सोमालिया की ठंडी जलधारा। तो क्लियर हुआ आपको? सोमालिया की ठंडी जलधारा का जल जो है आगे बढ़कर के ये विषुवतीय क्षेत्र में मिल जाता है। दूसरी जो ठंडी जलधारा है इसका नाम है दक्षिण हिंद जलधारा। दक्षिण हिंद जलधारा, या इसको हम क्या बोलेंगे? दक्षिण हिंद प्रवाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण हिंद प्रवाह भी कहते हैं। दक्षिण हिंद प्रवाह क्या होगा? तो यही है कि यहाँ जो दक्षिणी गोलार्ध में हिंद महासागर के दक्षिणी क्षेत्र में हिम शिलाखंड या ग्लेशियर के पिघलने से जो अतिरिक्त जल राशि मिलती है, यही अतिरिक्त जल राशि जैसे ही पछुआ पवन बेल्ट में आती है, पछुआ पवन के प्रभाव में आती है या पछुआ पवन के क्षेत्र में आती है, तो पछुआ पवन इस जल राशि को पश्चिम से पूर्व की ओर लेकर के आगे बढ़ती हैं। किस दिशा में लेकर आगे बढ़ती हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर लेकर के आगे बढ़ती हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर लेकर के आगे बढ़ती हैं। तो इस जलधारा को हमने क्या बोल दिया? कौन सी जलधारा बोल दिया? दक्षिण हिंद जलधारा, या इसी को हम बोल देंगे दक्षिण हिंद प्रवाह। क्या बोल देंगे? तो प्रवाह क्यों बोलेंगे समझ में आ गया आपको? प्रवाह इसलिए बोलेंगे क्योंकि बहुत बड़े मार्ग में और बहुत तीव्र वेग से ये जलधाराएं चल रही हैं। क्लियर? वैसे ही जैसे हमने देखा था दक्षिण अटलांटिक प्रवाह, वैसे ही जैसे हमने देखा था दक्षिणी प्रशांत प्रवाह, वैसे ही ये है क्या है? दक्षिण हिंद प्रवाह। तो जलधारा तो एक ही है, लेकिन अलग अलग महासागरों के जब ये नीचे चलती है तो इसके उन महासागरों के नाम के आधार पर इनके नाम अलग हो जाते हैं। ठीक है? तो जो दक्षिण हिंद प्रवाह या दक्षिण हिंद जो जलधारा है, ठंडी जलधारा है, जिसका निर्माण बड़े हिमशिला खंडों के पिघलने से होता है, बहुत व्यापक क्षेत्र पे चलती है। इसकी कुछ जल राशि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से टकराती है। किससे टकराती है? ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग से टकराती है, और पश्चिमी भाग से टकराने के बाद ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के किनारे किनारे उत्तर की ओर आगे बढ़ जाती है। क्लियर है? दक्षिणी हिंद प्रवाह जो जलधारा है, इसकी कुछ राशि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से टकराई, और वो जल राशि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के सारे उत्तर की ओर बढ़ जाती है, और उत्तर की ओर आगे बढ़कर ये जो दक्षिण विषुवतीय जलधारा है उसमें जाकर के
मिल जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से चल रही है, इसलिए इसको हमने नाम दे दिया पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। क्या नाम दे दिया? पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। तो दक्षिणी हिंद प्रवाह को हमने नंबर दिया था 2 बोर्ड में, और इसको हमने नंबर दिया हुआ है 3। क्या ये ठंडी जलधाराएं क्लियर हुई आपको? चलिए, एक और जलधारा बची हुई है जो मानसून की विशेषता है, जिसको हम बोलते हैं शीतकालीन मानसूनी जलधारा। तो शीतकाल में भारत में पौने कैसी चलती हैं? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं। क्लियर है ना? कहाँ से कहाँ चलती हैं? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। क्यों चलती हैं? क्योंकि क्या होता है, सूर्य की किरणें कैप्रिकॉर्न पे सीधी पड़ती हैं, मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। भारत में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, तिरछी पड़ने की वजह से इंसोलेशन कम मिलता है, हमारे यहाँ तापमान कम मिलता है। तापमान कम मिलने की वजह से हमारे यहाँ हाई प्रेशर बेल्ट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? हाई प्रेशर बेल्ट का, उच्च दाब का निर्माण होता है। और हमेशा पौने उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेंगी, जबकि हिंद महासागर में सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी। तो हमारे यहाँ बन गया हाई प्रेशर, हिंद महासागर में बन गया लो प्रेशर। तो भारत से हिंद महासागर की ओर पौने चलने लगेंगी, और इनकी जो दिशा होगी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जब इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो जाएगी तो उत्तर पूर्वी पौने इनको बोलेंगे, जहां से इनका ओरिजिन होता है उस आधार पे इनका नामकरण भी होता है, इसलिए इन पौनों को हम क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्वी मानसूनी पौने कहेंगे। क्लियर है? तो ये जो उत्तर पूर्वी मानसूनी पौने हैं, ये भारत के तटीय जल को लेकर के भी अपनी दिशा में आगे बढ़ेंगी, और उसकी वजह से जो जलधारा की उत्पत्ति होगी इसको बोल दिया जाएगा उत्तर पूर्वी मानसूनी जलधारा। क्या बोला जाएगा? तो जो उत्तर पूर्वी मानसूनी जलधारा है ये इस तरीके से भारत के तट के किनारे किनारे आगे की ओर बढ़ेगी। इसी जलधारा को, चूंकि ये ठंड में चल रही है, तो क्या बोल दिया? शीतकालीन मानसूनी जलधारा, या इसी को हमने बोल दिया उत्तर पूर्वी मानसूनी जलधारा। आ गई बात समझ में? लेकिन ये जलधारा केवल कितने माह चलेगी? 6 मंथ चलेगी, क्योंकि ठीक 6 माह एक गर्म जलधारा चलती है उसी जगह पर जिसका नाम है ग्रीष्मकालीन मानसूनी जलधारा या दक्षिण पश्चिम मानसूनी जलधारा। क्लियर हुआ? और इस तरीके से हिंद महासागर में ये जो जलधाराओं का एक चक्र है वो कंप्लीट होता है, या हिंद महासागर की सारी जलधाराएं कंप्लीट होती हैं। क्लियर हुई आपको? तो देखें, उत्तरी हिंद महासागर में जो जलधाराओं का चक्र है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, लेकिन दक्षिणी हिंद महासागर में जलधाराओं का एक चक्र कंप्लीट होता है। और आप देखेंगे दक्षिणी हिंद महासागर में भी जलधाराएं उसी तरीके से चल रही हैं एंटी क्लॉकवाइज, जैसी हमने देखा था अटलांटिक महासागर में। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में भी जलधाराएं कैसी चलती हैं? एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। क्लियर? तो जलधाराएं घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में चलने का एक चक्र जो था वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। क्लियर? चलिए एक बार फिर से मैं बता दूं, चलिए एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं हिंद महासागर की जलधाराओं को, थोड़ा देख लीजिए आप। मैंने आपको बताया जलधाराओं को याद रखने का तरीका। कहां से देखना है जलधाराओं को? सबसे पहले याद रखना है विषुवती क्षेत्र। विषुवती क्षेत्र में प्रति विषुवती पवन चलती है, और पवनें जो होती हैं वो जल को लेकर के आगे बढ़ती हैं। तो विषुवती क्षेत्र में हिंद महासागर में ये विषुवत रेखा है, यहाँ पर एक प्रति विषुवती पवन चली जिसने यहाँ की कुछ जलराशि को लेकर के आगे बढ़ी, और जो जलराशि को लेकर के आगे बढ़ी उसे बोला गया प्रति विषुवती धारा। क्या कहा गया? प्रति विषुवती धारा। ये जो प्रति विषुवती धारा थी उसकी वजह से ये जो जल था ये सुमात्रा, इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा, इससे टकराया, कुछ जल ऊपर गया कुछ जल नीचे आया। तो ऊपर जो जल जाता है, ऊपर चूंकि एशिया महाद्वीप स्थित है इस वजह से यहाँ पर उसका पूरा एक चक्र नहीं बन पाता, ये जलधारा आगे नहीं बढ़ पाती है। लेकिन जो जल नीचे आया था वो जल जब व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में आ जाता है तो व्यापारिक पवनें उसको पूर्व से पश्चिम की ओर लेकर के आगे बढ़ती हैं। तो व्यापारिक पवनें जैसे इस जल को पूर्व से पश्चिम की ओर लेकर के आगे बढ़ती हैं और मेडागास्कर तक लाती हैं, तो इसको एक जलधारा का नाम दे दिया जाता है और इसे कहा जाता है दक्षिण विषुवती जलधारा, इसलिए इसको हमने 1 नंबर दे दिया। चलिए, ये दक्षिण विषुवती जलधारा जैसे ही मेडागास्कर तट से टकराई
तो मेडागास्कर से टकराने के बाद जो जलधाराएं हैं वो दो शाखाओं में बढ़ जाती हैं। इसकी एक शाखा अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच से होकर के जाती है, जिसको हम नाम दे देते हैं मोजाम्बिक जलधारा, क्योंकि मोजाम्बिक के किनारे किनारे जा रही है। और एक शाखा जो मेडागास्कर के पूर्वी तट के किनारे किनारे आगे बढ़ती है, इसको हम नाम दे देते हैं मालागासी जलधारा, जो मेडागास्कर का प्राचीन नाम है। ये मोजाम्बिक और मालागासी जलधारा जैसे ये दोनों आगे बढ़ती हैं तो दोनों का आपस में मिलन हो जाता है, और मिलन होने के बाद इनका नाम हो जाता है अगुलहास जलधारा। तो इसको मैंने 4 नंबर दे दिया, अगुलहास। और ये अगुलहास जलधारा जैसे ही मोजाम्बिक से आगे बढ़ती है तो दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट के किनारे किनारे आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर अफ्रीका का एक प्रांत है जिसका नाम है नेटाल प्रांत। कौन सा प्रांत? नेटाल प्रांत। तो नेटाल प्रांत के नाम पर इस जलधारा का नाम हो जाता है नेटाल जलधारा। तो नेटाल जलधारा भी कैसी जलधारा? एक गर्म जलधारा। क्लियर हुआ आपको? इसके अलावा एक ग्रीष्मकालीन मानसूनी जलधारा जिसको हम बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसूनी जलधारा। तो ये हमारे मानसून की एक विशेषता है, जिसकी वजह से 6 माह के लिए जो मानसूनी पवनें एक दिशा में चलती हैं, उसी तरीके से 6 माह ठीक उसी दिशा में जलधाराएं भी चलेंगी, क्योंकि पवनें उसी दिशा में जल को लेकर के आगे बढ़ेंगी। तो इस जलधारा को हमने नाम दे दिया दक्षिण पश्चिम मानसूनी जलधारा, या ये ग्रीष्म ऋतु में चलती है, इसलिए इसको हमने बोल दिया ग्रीष्मकालीन मानसूनी जलधारा। क्लियर? तो ये देखा हमने हिंद महासागर की गर्म जलधाराएं। अब हम देख लेते हैं हिंद महासागर की ठंडी जलधाराएं। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर सोमालिया है। सोमालिया, यहाँ पर क्या होता है, व्यापारिक पवनों के प्रभाव से सतह का जो गर्म जल होता है वो हट जाता है, नीचे का ठंडा जल ऊपर आ जाता है। तो अपवेलिन की क्रिया की वजह से सोमालिया की ठंडी जलधारा की उत्पत्ति होती है। तो सोमालिया की ठंडी जलधारा अपवेलिंग के कारण बनती है। तो अपवेलिंग की क्रिया और कहाँ कहाँ हो रही थी? हमने देखा था प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया जलधारा, ये भी अपवेलिंग से बनती है। और हमने देखा था अटलांटिक ओशियन में कैनारी की ठंडी जलधारा, ये भी अपवेलिंग से बनती है। क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है जहाँ पर सतह का जल, ऊपरी सतह का जल जो है वो गर्म होता है, और जैसे जैसे हम समुद्र की गहराई में जाते जाते हैं वैसे वैसे हमें ठंडा जल प्राप्त होता है। तो सतह का गर्म जल व्यापारिक पवनें हटा देती हैं, जिसकी वजह से नीचे का ठंडा जल ऊपर आकर के बहने लगता है, जो जलधारा का रूप ले लेता है। क्लियर हुआ? ये सोमालिया की ठंडी जलधारा कैसे बनी? बोले अपवेलिंग से बनी। दूसरा है दक्षिणी हिंद प्रवाह या दक्षिण हिंद जलधारा। तो नीचे ग्लेशियर, हिंद महासागर के नीचे जो ग्लेशियर हैं, हिमशिलाखंड है, इनके पिघलने से जो अतिरिक्त जल प्राप्त हुआ, बड़ी विशाल मात्रा में जो जलराशि प्राप्त हुई, वो जैसे ही पछुआ पवन के क्षेत्र में आती है तो पछुआ पवनें इसे पश्चिम से पूर्व की ओर ढकेल देती हैं, बहुत तीव्र वेग से, बहुत बड़े क्षेत्र में। तो इसी को हमने क्या बोल दिया? दक्षिण हिंद प्रवाह या दक्षिण हिंद जलधारा कह दिया। ये दक्षिण हिंद प्रवाह जब आगे बढ़ता है तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से टकराता है। इसकी कुछ जलराशि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे किनारे किनारे उत्तर की ओर आगे बढ़ जाती है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से होते हुए आगे बढ़ती है, इसलिए इसको हम एक नाम दे देते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। तो याद रहेगा, कंफ्यूज मत होना। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो जलधारा है वो ठंडी जलधारा है, और जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा भी हमने देखा था वो कैसी जलधारा होती है? गर्म जलधारा होती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा मैंने आपको बताया है कि जितनी ठंडी जलधाराएं होती हैं, ठंडी जलधाराएं वाष्पीकरण, जल का वाष्पीकरण होने नहीं देती। जल ठंडा होगा तो जल का वाष्पीकरण कहाँ से होगा? जब जल का वाष्पीकरण नहीं होगा तो बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे तो संघनन नहीं होगा, संघनन नहीं होगा तो वर्षा नहीं होगी। इसलिए इस क्षेत्र में आपको विशालकाय मरुस्थल देखने को मिलते हैं। विश्व का दूसरा बड़ा मरुस्थल विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में, गिब्सन मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल, ग्रैंड सैंडी मरुस्थल, ये सारे के सारे जो मरुस्थल हैं ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में देखने को मिलते हैं। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के मध्य और पश्चिमी भाग को रिक्त ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। रिक्त ऑस्ट्रेलिया क्योंकि यहाँ पर आपको पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को नहीं मिलेगी, आपको यहाँ पर बहुत कम लोग देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो ऑस्ट्रेलिया की अधिकांश जो पॉपुलेशन है वो किस क्षेत्र में रहेगी? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में लोग ज़्यादा रहते हैं, जहाँ पर खासकर आपको मेलबोर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, है ना, ये शहर मिलेंगे। चलिए, तो समझ में आ गया आपको पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। इसके बाद लास्ट जो शीतकालीन मानसूनी जलधारा, तो वही शीतकालीन मानसूनी जलधारा, जब वायु दाब चेंज हो जाता है हमारे यहाँ, क्या बन जाएगा? लो प्रेशर की जगह हाई प्रेशर बन जाएगा। तो भारत से हिंद महासागर की ओर पवनें चलेंगी, क्योंकि हमारे हाई प्रेशर और हिंद महासागर में लो प्रेशर, तो पवनें हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो पवनें उत्तर पूर्व से चलती हैं। तो जो उत्तर पूर्वी जो मानसूनी पवनें चलती हैं ये जल को भी लेकर के आगे बढ़ती हैं।
तो जल को भी अपनी दिशा में लेकर के आगे बढ़ते हैं, इसलिए इनको उत्तर पूर्वी मानसूनी जलधारा कहते हैं। तो उत्तर पूर्वी मानसूनी जलधारा को ही हम क्या कहते हैं, शीतकालीन मानसूनी जलधारा कहते हैं, क्योंकि उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें या उत्तर पूर्वी मानसूनी जलधारा भी कब चल रही है, शीतकाल में चल रही है। तो इसी को हमने शीतकालीन मानसूनी जलधारा बोल दिया, जो कैसी जलधारा होगी, ठंडी जलधारा होगी। तो इस तरीके से हमने हिंद महासागर की गर्म और ठंडी जलधाराओं को देखा। क्लियर है? यहाँ पर आपको दो चीज़ विशेष तौर पे याद रखनी है हिंद महासागर में, वो ये कि जो हिंद महासागर में विषुवत रेखा के ऊपर एशिया महाद्वीप स्थित है, इस वजह से यहाँ पर जलधाराओं का चक्र पूरा नहीं हो पाता है। और दूसरा, एशिया महाद्वीप की स्थिति की वजह से यहाँ पर एक विशिष्ट जलवायु आपको देखने को मिलती है, जिसको हम मानसूनी जलवायु कहते हैं, और जिसमें 6 माह पौने जो हैं वो एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलती हैं, जिसकी वजह से दो विशेष जलधाराओं की उत्पत्ति भी होती है, ग्रीष्मकालीन मानसूनी जलधारा और शीतकालीन मानसूनी जलधारा। तो मुझे लगता है आज का ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।